हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है हमारा कि इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड है? फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन सी होती है हमारी? डेट कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे फिक्स कॉस्ट कैपिटल बने? क्योंकि भाई डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो है फिक्स परसेंटेज पे दिया जाता है, यहाँ पर डेफिनाइट होता है, इसी वजह से इनको फिक्स कॉस्ट कैपिटल बोला जाता है। तो जब हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है कि जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल जब हमारी इंक्लूडेड है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, किसके एडिशन में? इक्विटी शेयर कैपिटल के एडिशन में, तो उसको फाइनेंशियल लीवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो विद द इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये जो चीप कैपिटल की रेशियो है हमारे टोटल कैपिटल में कंपनी में वो भी इंक्रीज होगी और जो कंपनी है वो एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहेगी। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? बाय यूजिंग द फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज करके जो कंपनी है वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के बर्डन में आती रहेगी, और इन केस अगर कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को की पेमेंट कर सके, तो कंपनी जो है यहाँ पर कंपनी के लिए एक रिस्क क्रिएट हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारा क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट कैपिटल को रेज करना इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे। फिक्स कॉस्ट कैपिटल वही बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोरोड कैपिटल इसको डेट भी बोल सकते हो आप, डेट कैपिटल। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हमारा होता है कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल को रेज करना इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इनकम को मेरे को बढ़ाना है, उनकी अर्निंग पर शेयर को मेरे को इंक्रीज करना है। तो although it is possible only when the rate of return of the company is greater than the rate of interest on borrowed capital or the rate of dividend on preference shares। ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि हम सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे लास्ट में पेमेंट होती है, प्रायोरिटी मिलती है भाई डेट को और प्रेफरेंस को। अभी उनकी पेमेंट होने के बाद हम इक्विटी के पास पहुंचेंगे। तो जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो कम होगा रेट ऑफ रिटर्न से, तभी हम जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कुछ मिल पाएगा, उनकी भी जो इनकम है वो इंक्रीज हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मेन पर्पज यहाँ पर बताना क्या है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है जो भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न हमारा आएगा कंपनी का वो ग्रेटर होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोव्ड कैपिटल पे जो पे कर रही है और द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जो भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जो भी कंपनी अर्न कर रही है वो हमारा जो है ज्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बोरोव्ड कैपिटल से। उसके बाद आते हैं those investors who provide fixed cost capital to the company has limited share in its company's profit। जो इन्वेस्टर जो है फिक्स कॉस्ट कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उनका लिमिटेड शेयर होता है कंपनी में, एक तरीके से इंटरेस्ट की फॉर्म में और डिविडेंड की फॉर्म में। तो हेंस दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट टू रिमेन सेफ। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं ओनर की कैपिटल से, यानी कि लेंडर जो है वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजिशन जो है कंपनी की वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंपनी का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो लोन प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। तो जब कंपनी जो है उसके पास सफिशिएंट इक्विटी शेयर कैपिटल होगी तो तभी लेंडर जो हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगे और कंपनी को लोन देंगे। क्योंकि अगर कंपनी को कोई भी लॉसेस हो जाते हैं, काफी ज्यादा लॉस हो जाते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सफर करेंगे, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उनकी पेमेंट पहले होगी, उनके लोन्स की पेमेंट पहले होगी। तो इस तरीके से उनकी कैपिटल जो भी उन्होंने लगाई है लेंडर्स ने वो सेफ रहेगी। तो वो चाहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे जो लेंडर्स हैं वो कंपनी को लोन्स वगैरह दें, डेट कैपिटल उनको दें, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस चाहते हैं कंपनी का। तो इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे जो दूसरी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है उनको रेज करा जाए। तो क्वेश्चन अराइज हमारा यहाँ पे होता है कि हाउ द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर कैन इंक्रीज व्हेन द कैपिटल रेजेस फिक्स कॉस्ट कैपिटल। कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इनकम कैसे इंक्रीज होगी अगर फिक्स कॉस्ट कैपिटल को हम बढ़ाते हैं। तो इसके लिए एक एनालिसिस करा जाता है जो कि EBIT EPS एनालिसिस होता है।
तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों टर्म्स को समझ लिया जाए कि ईबीआईटी क्या है और ईपीएस क्या होता है। तो ईबीआईटी हमारा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि हमारा प्रॉफिट, कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी टैक्स डिडक्ट होने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको ईबीआईटी बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, जो कि सिर्फ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही फाइंड आउट करते हैं या सिर्फ उनके लिए ही होता है ये। तो अर्निंग पर शेयर हमारा, इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास ईएआईटी बचता है, यानी कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद अगर कोई प्रेफरेंस कैपिटल हमने एक्वायर करी हुई है तो उसका डिविडेंड पे करने के बाद हमारे पास बचता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, जो अर्निंग बची हुई है, जो प्रॉफिट बचा हुआ है सबको प्रायोरिटी देने के बाद। तो जब जितनी भी वो बची हुई है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे हम, एंड हमारा ईपीएस निकल के आएगा, जिससे हमें पता चलेगा ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें पता चलेगा भाई कितनी अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पर शेयर है उनकी कितनी अर्निंग उनको मिल रही है, इससे हमको ये पता चल पाएगा। तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारा कि यहाँ पर दो कंपनीज ली है हमने, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है, और उनकी लाइबिलिटीज मीन्स जो भी कैपिटल उन्होंने रेज करी है। एक्स कंपनी ने फेस वैल्यू जो है उसके शेयर की वो 10 है, एक शेयर की उसकी वैल्यू 10 है, और इक्विटी शेयर कैपिटल एक्स कंपनी ने सारी की सारी 10 लाख की 10 लाख जो है उसने इक्विटी से अपनी एक्वायर करी, और जो वाई कंपनी है उसने इक्विटी से 4 लाख एंड डिबेंचर से 6 लाख अरेंज करी है। तो इस तरीके से दोनों की ही 10 लाख जो है कैपिटल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इनका जो टैक्स है जो वाई कंपनी का लगना है, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट जो लगना है वो 10% है, और जो इसका टैक्स लगना है वो 30% है, और ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स इनकी 2 लाख ली गई है। इस तरीके से यहाँ पर हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रायोरिटी दी जा रही है, और उसके बाद सबसे आखिरी में अगर कुछ बचता है तो इक्विटी को दिया जा रहा है। तो उसके बाद हम अर्निंग पर शेयर की हेल्प से हमें पता चलेगा कि कैसे जो शेयर होल्डर्स है उनको कितना कितना मिल रहा है। तो ईबीआईटी हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख आ जाता है हमारा। सबसे पहले इंटरेस्ट, डेट का इंटरेस्ट जाएगा भाई, इसने तो कुछ लिया ही नहीं था डेट से, इसने लिया था 60,000 कर दिया डिडक्ट। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा बच गया, जो टैक्स है 30% वो भी डिडक्ट हो जाएगा दोनों का। उसके बाद ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स जो हमारा बचता है 140 प्रेफरेंस कुछ लिया ही नहीं था इन्होंने, तो उसका कोई डिविडेंड नहीं जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स यानी कि जितने जितने इक्विटी शेयर्स इनके थे, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 लाख हमारे यहाँ पर शेयर्स हो जाते हैं, और इसके 40,000 हो जाते हैं। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते थे हम, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग अवेलेबल, जितनी अर्निंग बची है भाई इतनी बची है, सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद 140 बची है, और हमारे पास शेयर्स 1 लाख और इसके 40,000 थे, तो इसको हमने डिवाइड करा तो यहाँ पर ये अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। अभी यहाँ पर एक्स कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो वाई कंपनी से कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाई कंपनी है उसने एडवांटेज किसका उठाया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि इसने जो है अपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल रेज करी है इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे, और इसने इस चीज का कुछ एडवांटेज नहीं लिया, इसने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज नहीं करा, इसी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर जो है कम है वाई कंपनी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो वाई कंपनी है उसकी ज्यादा अर्निंग पर शेयर निकल आती है। तो इस तरीके से तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है वो प्रॉफिटेबल है, सिर्फ कब प्रॉफिटेबल है, इसका मेन पर्पज ये बताना चाहता है कि भाई मैं प्रॉफिटेबल तभी हूँ जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हायर होगा, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर जब हमने रेट ऑफ रिटर्न निकाला वो कैसे निकलेगा, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जितना हमने अर्न करा और जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट हमने करी उसको डिवाइड करके तो हमारा निकल के आता है कि रेट ऑफ रिटर्न जो 20% है, जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो दोनों को देखें तो ये प्रॉफिटेबल होना ही था, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की मेन कंडीशन है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर अर्निंग लो है भाई, अर्निंग लो है, प्रॉफिट लो है, ईबीआईटी लो है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे और यहाँ पर
EBIT जो है ऊपर आ जाएगा, यही चीज लो है जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो कम हो जाएगा। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिसकी वजह से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को भी यूज करते हुए आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसके लिए भी हम आगे फर्दर देखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।